नमस्कार, मैं हूं संजय समर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। हमारे साथ हैं झारखंड के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंदर राय जी। रविंदर राय जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दो बार झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उद्योग मंत्री रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में इन्होंने कई काम किए हैं जो आज भी याद किए जाते हैं। आज मैं बात करूंगा इनसे झारखंड की राजनीति पर, झारखंड में भाजपा के गिरते कद पर और झारखंड भाजपा इकाई के बारे में। रविंदर राय जी, मॉर्निंग इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। राय साहब, झारखंड अभी जो देखें अलग राज्य बनने के बाद घोटाला घोटाला घोटाला, चाहे भारतीय जनता पार्टी की शासन रही तो या वर्तमान चल रही है, तो क्या कारण है? आखिर इस घोटाले का कारण क्या है? देखिए, झारखंड में प्रशासनिक अनुभवहीनता स्थापना काल से ही एक मजबूत या कहिए एक बड़ा ऐसा कारण बना रहा, जो कई स्थानों पर हमने ये महसूस किया है कि इसके कारण कि अनुभव के कारण, राजनीतिक अनुभव की कमी रहने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों का वर्चस्व रहा और उसके कारण कई बार नैतिक ताकत कम हुई और उसमें कुछ गड़बड़ियां होती चली गई। लेकिन कई लोगों ने उसको नियंत्रित करने की भी कोशिश की और जो कुछ भी हुआ कई जगहों पर जानबूझ करके भी हुआ, कुछ अनजाने भी जो नेतृत्व करता थे राजनीतिक रूप से उनके ध्यान में भी नहीं आया। और जैसा मैंने आपको कहा कि कहीं न कहीं प्रशासनिक अनुभवहीनता झारखंड के राजनीतिज्ञों में रहने के कारण झारखंड कई प्रकार की कठिनाइयों के बीच से गुजर रहा है। तो इस पर नकेल देने का क्या उपाय है? क्योंकि आप समय के अनुसार इसका समाधान होता है। अब 25 वर्ष लगभग झारखंड बने हो गया है और अब धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि एक जो परिपक्व राजनीतिक दिशा होनी चाहिए झारखंड को मिल जाना चाहिए था। लेकिन एक दुर्भाग्य यह भी रहा कि झारखंड में कोई अस्थायी रूप से अधिकतम आयु किसी की रही मुख्यमंत्री की तो 5 साल की रही, एक टर्म पूरा किया। अभी वर्तमान के जो जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दूसरे टर्म में अपना काम शुरू किया है। कुल मिलाकर के 3 बार के कार्यकाल को जोड़ करके 5 साल से अधिक श्रीमान अर्जुन मुंडा जी की सरकार रही। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे बिहार में श्री बाबू की सरकार रही तो लगभग 15 वर्षों से की सरकार रही, 20 वर्षों की सरकार रही। लालू जी की सरकार रही तो लगभग 20 वर्षों की सरकार रही। अभी नीतीश कुमार जी की सरकार रही तो लगभग 20 वर्षों की सरकार रही। और इस बीच में कई लोग आए जो मंत्रिमंडल में रहते हुए अच्छे दायित्वों का निर्वहन करते थे, चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा जी का रिजिम रहा हो, चाहे केदार पांडे जी का रिजिम रहा हो। तो झारखंड में मैंने ये महसूस किया कि जब मैं बिहार विधानसभा छोड़कर झारखंड आया था तो झारखंड में कई बार मुझे ऐसा लगता था कि एक अभी राजनीतिक बाल्यकाल की अवस्था में चल रहा है सदन। लेकिन अब धीरे धीरे वो परिपक्वता की स्थिति में आ गई है और अफसरों को नियंत्रित करने का जो तजुर्बा और जो राजनीतिक मानसिकता होनी चाहिए वो अभी विकसित हुआ है। वो कितना दूर तक आगे बढ़ पाएगा वो भी एक महत्वपूर्ण जगह है। और ख़ास करके यहाँ मैं उसको अन्यथा न ले लें कोई, लेकिन कई बार क्या है कि वो खुली चुनौतियाँ तो होती नहीं। आधे से अधिक लगभग आधी सीटें यहाँ आरक्षित हैं, आधी सीटें सामान्य हैं। तो जो जनप्रतिनिधित्व में जो खुली प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती हैं। तो उसके कारण जो सदन का स्तर है वो कमज़ोर पड़ा है, जिसके कारण राजनीतिक कमजोरियां और राजनीतिक अनुभवहीनता मुझे देखने को मिलती है। मुझे लगता है एक कुछ मौलिक कारण है झारखंड की राजनीति का, जिसको शायद अभी आज की तारीख में आपके साथ में बैठा हूँ, परिसीमन की बात आई है, ये तभी होना चाहिए था जब झारखंड बना था।
मैं जब अध्यक्ष बनना था तो मैंने मांग किया था और हम उसमें घोषणा किया था, राजनाथ सिंह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते की थी बीजेपी की नेतृत्व। मोदी जी ने जब पहली दफ़ा झारखंड आए थे तो तारा मैदान में उन्होंने भी कहा था कि आप हमें राजनाथ सिंह ने कहा था, तो मैं कह रहा हूँ राजनाथ सिंह जी ने कहा था 150 सीट बनाएंगे। और यहाँ ज़रूरत है विधान परिषद के गठन की, क्योंकि आधा क्षेत्र जो झारखंड का है वो आरक्षित सीट है, और उनमें जो सामान्य वर्ग के लोग रहने वाले हैं या जो सामान्य क्षेत्र है उसमें जो आरक्षित वर्ग के लोग रहने वाले हैं वो जनप्रतिनिधित्व कानून से वंचित हो रहे हैं। नहीं, ऐसे तो बिहार कट कर करके झारखंड बना, तो लोगों को उम्मीद थी ये कि हाँ भाई लालू राबड़ी सरकार से निजात मिली और घोटाले कम होंगे, लेकिन ये तो कम नहीं हुआ, बल्कि घोटाले करने वाले जो मंत्री हैं रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन लोगों को एक राजनीतिक दल संरक्षण भी दे रहा है। उनकी बात कहें हम तो इस पर किस तरह से मैं ये मानता हूँ कि एक की बात नहीं है, हम तमाम पार्टियों की बात कर रहे हैं, सिर्फ आपकी नहीं। इस मामले में मैं आपको बताऊं कि आप इसको आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने, पार्टी के जब सरकार रही, बीजेपी के नेतृत्व वाली जब सरकार रही, तो इस प्रकार के घोटाले पर अंकुश थे या उस प्रकार की बात सामने नहीं आई थी। जैसे अभी अफसर लोग जेल गए, आप देखेंगे तो जो प्रारंभिक 2000 से लेकर के 2007 तक का जो शासनकाल था उसमें भी अफसरों पर इस प्रकार के आरोप नहीं आए थे। बीच में भी अधिकारी लोग जेल जाने का सिलसिला तो पिछले 5 वर्षों से शुरू हुआ है, और ख़ास करके जब निर्दलियों की सरकार आई यहाँ पर तब भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। जब एक एक व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट जीतता था और वो सरकार का मालिक बन गया, सरकार चलाने के लिए उसके अधीन बड़े बड़े दलों को जाना पड़ा, तो झारखंड में एक राजनीतिक अराजकता अंदर से आई। मुझे लगता है कि इसको बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और अच्छे राजनीतिक चिंतन के साथ करना पड़ेगा। तो क्या जो लोग जीत करके आते हैं अपने जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, इनको एक ठोस प्रशिक्षण देने की जरूरत लग रही है क्या? सरकारी कामकाज जो अपने प्रशासनिक दृष्टि से काम नहीं कर पाना बता रहे हैं, या आप बता रहे हैं कि वो नहीं पकड़ पा रहे हैं जिसके चलते ये घोटाले हो रहे हैं, तो उनको क्या प्रशिक्षण की ज़रूरत है क्या इस तरह का है? जैसे एटीआई में प्रशिक्षण आईएएस लोग का होता है, बिल्कुल होता है, होना चाहिए। इन लोगों को भी प्रशिक्षण राजनीतिक जो है, मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो नए मंत्रियों के लिए रिटायर्ड आईएएस आईपीएस या पुराने राजनीतिज्ञों को प्रतिदिन वो 3 महीने तक लगातार हर दिन कोशिश करते थे उनको 1 घंटा जाके बंद कमरे में प्रशासनिक अनुभव से परिचित कराया जाए और राजनीतिक रूप से उनको परिपक्व किया जाए। तो इसकी ज़रूरत है। और जो दल चलाने वाले हैं उनको चाहिए कि जिसको एमएलए बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं या जिला परिषद में बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, उसको उस लायक बनाने के लिए हम कहीं न कहीं उसकी कोई न कोई पाठशाला हमें चलानी चाहिए। ऐसे कई दलों में प्रशिक्षण शिविर चलते हैं, परंतु संगठन चलाने के लिए चलते हैं। नहीं, अगर नेताओं की बात करें या इलेक्शन की बात करें तो पहले जो आप पहले की बात बता रहे हैं उसको अगर हम देखें तो विद्वान सर्वत्र पूजते की बात होती थी, लेकिन आज तो वैसा हो नहीं पा रहा है। मान लीजिए आप लोगों ने बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री का चयन किया तो वो तो 7वीं पास हैं, ऐसा प्रशांत किशोर का आरोप। प्रशांत किशोर बोलते हैं भाई कब 10वीं पास किए वो बता दो। देखिए, अब अभी जो सरकार बनी है इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छा, एक राजनीतिक संकट है देश के अंदर कि जब जीवन के दूसरे आयामों में लोग सफल न होते हैं तो राजनीति में जाने का सोचते हैं। राजेंद्र बाबू जैसे लोग लॉयर एडवोकेट होते हुए राजनीति में आए और देश के राष्ट्रपति बने थे। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति में आने की ज़रूरत है, चाहे वो सिद्धार्थ शंकर राय हों, चाहे श्री बाबू हों, चाहे सुमित्रा नंदन जो यहाँ के थे उत्तर प्रदेश के उस समय के, नहीं ना है लोग, ऐसे कई लोग थे। के भी सहाय गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने बैच के, उठा करके देखे तो आज़ाद रहे लोग तो हैं, आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। हाँ,
अनुभव, जीवन का अनुभव एक बहुत बड़ा डिग्री होता है और जीवन की तपस्या भी बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन अब ये तपस्या करके यहाँ तक पहुँचे हैं या राजनीतिक झोंके से आ गए हैं, नहीं, ये तो जनता फैसला करेगी। नहीं, वो तो करेगी, लेकिन असली कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की बात अगर हम करें तो असली कार्यकर्ता जो लोग लगे रहे, चाहे बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें, कहीं भी, तो उनको तो मौका ठोस नहीं मिल पा रहा है। वो लोग ठगे महसूस कर रहे हैं जो पूरा जीवन इसमें लगा दे। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सबकी ये सवाल अभी देश के अलग अलग क्षेत्रों में खास करके भाजपा के बीच से उठ रहा है। हालांकि इस प्रकार के इतिहास कांग्रेस में भी सब, जब आप जाएंगे तो उसमें मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ सबकी बात। और बाकी दलों में समाजवादी, सनसोपा वगैरह जो पार्टियां होती थी उसमें तो कोई कैडर ही नहीं होता था। लेकिन भाजपा में भी ये सवाल उठे हैं। काल और परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके कई बार राजनीतिक निर्णय लेने की मजबूरी भी होती है और थोड़ा यदि लोच न हो तो सत्ता चलाना या समाज को संचालित करना भी कठिन होता है। अटल जी ने एक समझौते के यानी मौलिक जो हमारा सोच है या मौलिक जो रास्ता है उससे समझौता नहीं करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ राजनीतिक जिसको कहते हैं उदारवादी भावना रख करके उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाने का एक नया प्रयोग देश को सफलतापूर्वक दिखाई। अब उस ओर से चल रहे हैं। उसमें से कई हमारे जो बीजेपी में नहीं थे वो भी बीजेपी में आ रहे हैं और उनको भाजपाई बना करके नेतृत्व देने की कोशिश हो रही है। बहुत जगह हम सफल भी हुए हैं, कुछ जगहों पर असफल भी हुए हैं। हम झारखंड की बात हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि श्रद्धा का अभाव, इस प्रकार के नेतृत्व जब सामने आता है तो कार्यकर्ता का श्रद्धा कमज़ोर पड़ता है और वो आंतरिक रूप से संगठन को ही कमज़ोर कर देता है। अच्छा, हम झारखंड की बात करें, यहाँ दो बार आप एक बार कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एक बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कभी भी झारखंड का एक सीट आंका जाता था कि 25 से 30 सीट भारतीय जनता पार्टी को आएगा ही आएगा। आखिर क्या कहाँ चूक हुई कि 5 साल आपकी सरकार रही, उसके बाद से जो सत्ता छीनी सो अभी मतलब 20-22 पर आप आकर के अटक गए। आखिर क्या जनता का, क्या झारखंडी जनता का? मुझे लगता है कि मैं इस विषय पर अब तो चुनाव का समय गुजर गया है, लेकिन जो सामाजिक समन्वय राजनीति में होनी चाहिए, कैडर के साथ साथ नेतृत्वकर्ता के जो गुण है उसको भी देखा जाना चाहिए और इन सब बातों को ध्यान में रख करके अपवाद के रूप में हम अलग अलग क्षेत्र में लोगों से कहीं से उधार बाकी लेके लोगों लड़ाएं, लेकिन अपनी मौलिक पहचान बीजेपी न खोए और विवादास्पद मुद्दों को न छुए। जैसे मैं मानता हूं कि CNT-SPT एक्ट का नीयत खराब नहीं थी, लेकिन अर्थ गलत निकल गया और भारतीय जनता पार्टी के लिए हानि हो गई, जिसको शायद टच नहीं करना चाहिए था। जब उस समय की मेरी सरकार जो थी, उनकी नीयत थी कि आदिवासियों का भला कैसे किया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहे उस कानून को छूने के साथ ही लोगों को लगा कि ये आदिवासी विरोधी कार्यक्रम चल रहा है और इस गलतफहमी ने बीजेपी को कमज़ोर कर दिया। बड़े मेहनत से 50 साल तक, मैं आपको बताऊं, संघ स्कूल ऑफ थॉट से हम लोग आते हैं, उसने मेहनत करके उस समाज में अपनी पकड़ बनाई थी। वो झटके से टूट गई जब पत्थलगड्डी में गोली चली। उसके बाद लगा कि उसी प्रकार से डोमिसाइल का एक जो बिहार में था वही झारखंड में लाया गया। उसके बावजूद ये हुआ कि झारखंड के बाहर के लोगों के साथ बीजेपी जो है डोमिसाइल और का नीति चला रही है। तो गलतफहमियों में कई बार हम राजनीतिक शिकार हो गए। मैंने अध्यक्ष काल में ये कोशिश किया कि विवादास्पद मुद्दों को दूर रखें और क्षेत्र के ज़रूरत के अनुसार उम्मीदवार तय करके और उनको चुनाव लड़ाया जाए।
और उसमें हमें सफलता भी मिली। मैं आज भी मानता हूँ कि झारखंड की धरती भाजपा की धरती है, भाजपा ने इसको बनाया है, और थोड़ा सा यदि झारखंडी कलेवर के साथ हम यदि इस क्षेत्र में और यहाँ ज़मीन पर रणनीति बनाएंगे तो बीजेपी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या योजना बन रही है अभी? क्योंकि अभी तो नहीं, अभी जो हालात योजना चल रहे हैं, अभी आपके पार्टी में 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है, तो क्या योजना कैसे बन रही है या ऊपर स्तर पर क्या देखिए, बातें हो पा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर चलती है और देश में राजनीतिक गतिविधियों का दौर चल रहा है। बड़ी मुश्किल से जो कभी सोचा नहीं था उसमें सफलता मिली। पूर्वांचल जो कभी उग्रवादियों, राष्ट्र विरोधियों के अड्डा हुआ करता था, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सब क्षेत्रों में बीजेपी आया है। अभी नक्सलाइट देश भर में समाप्ति की ओर पहुँचे हैं। झारखंड के बारे में भी केंद्रीय नेतृत्व जरूर कोई समन्वित निर्णय लेगा, और केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके आधार पर मुझे लगता है कि झारखंड में कुछ बुनियादी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और जब हम पार्टी के अंदरूनी चिंतन मंथन की बैठक में जब बैठते हैं तो इन सब चीज़ों का जो उचित सलाह होता है वो हम देने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में झारखंड के बारे में कुछ मास्टर प्लान बनना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री युवा हैं हेमंत सोरेन जी, और आप अभी तुरंत कहा कि 5 साल काट लिया है, दूसरा 5 साल में लगे हुए हैं। कितना नंबर देंगे अभी तक के उनके कार्यकाल को देख करके? नहीं, नंबर तो मैंने कुछ तय नहीं किया है और नहीं हम करने वाले हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था के मामले में नियंत्रण को यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस मामले में बहुत सफलता सरकार को नहीं मिल पाई है, और कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने उनके ज़माने में उनके गलत फ़ायदे वो ज़रूर उठाए हैं, और उसका प्रमाण है कि वो सब जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं। इससे राज्य की बदनामी हुई है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो राजनीतिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और उसको व्यवहार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो रविंदर राय जी ने ठीक ही कहा कि भाई हेमंत सोरेन जी राजनीतिक ज्ञान को वो ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखना है इनके हिसाब से कि भाई वो ज्ञान जो ज़मीन पर उतरेगा वो कितना सफल होगा। रविंदर राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी शख्स के साथ। नमस्कार।